सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 सिविक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और 2 वीडियो इस चैप्टर पे हमारी आ गई थी जहां हमने साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा देखा था, उसकी स्टोरी को जाना था। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि उसको अगर आप देखोगे तभी आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2.2 वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे। तो साउथ अफ्रीका एक अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। तो पिछली 2 वीडियोस आपने देखी होगी, तो एक हल्का सा आइडिया तो लग गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और क्या करता है ये, इसके बारे में। यहाँ पर हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे यही दोनों पॉइंट। जो ऑपरेसर है यानी अत्याचार करने वाला, जुल्म करने वाला, एंड ऑपरेस्ड यानी जिसके ऊपर अत्याचार किया गया, जिसके ऊपर जुल्म हुआ, इस नई डेमोक्रेसी के अंदर प्लान कर रहे थे कि हम लोग एक साथ रहेंगे एज इक्वल्स। यानी जो अत्याचार करने वाले थे और जिनके ऊपर अत्याचार किया गया, इस नई वाली डेमोक्रेसी के अंदर दोनों लोग ये प्लान कर रहे थे कि चलो हम मिलकर अब साथ रहेंगे और बराबर रहेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा कि आप वाइट हो तो ज़्यादा आपके पास पावर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ब्लैक, वाइट, कलर्ड इंडियन सब बराबर होंगे। अब एक दूसरे पे भरोसा करना उनके लिए आसान नहीं था, उनके अपने अपने फियर थे, यानी डर थे। भाई ब्लैक लोग ये डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वाइट फिर से हमारे ऊपर जुल्म करने लगे, फिर हमें ऑपरेस ना करने लगे। और वाइट लोगों को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम इन ब्लैक लोगों के साथ कर रहे थे, अब ये लोग हमारे साथ ऐसा ना करने लगे। ठीक है, तो दोनों लोग के अपने अपने डर थे। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड दियर इंटरेस्ट। सेफ गार्ड मतलब रक्षा करना, हिफाजत करना। इंटरेस्ट मतलब जिन चीज़ों में उनकी दिलचस्पी है, जो चीज़ वो चाह रहे हैं। ठीक है, यानी जो उनकी चाहत है दोनों लोगों की, ब्लैक और वाइट की हम बात करें तो चाह रहे तो उनकी रक्षा होनी चाहिए। यानी जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिलना चाहिए और वो चीज़ें हमसे छीनी ना जाएं। अब दोनों लोग क्या क्या चाह रहे थे वो हम देखते हैं। जो ब्लैक मेजॉरिटी थी, क्योंकि ब्लैक क्या थे, मेजॉरिटी में थे। मेजॉरिटी का मतलब जिनकी देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो 3/4 पॉपुलेशन किसकी थी? ब्लैक की थी। आज भी हम बात करें तो 86% ब्लैक है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ब्लैक जो मेजॉरिटी थी, उनको इस बात की चिंता थी कि हमको भाई ये भरोसा दिलाया जाना चाहिए, मतलब ये चीज़ हमें पक्की कर दी जाए कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है मेजॉरिटी रूल का, उसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी? देखो, डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होता है, वोटिंग होती है, जैसे रूलर बनना है कि किसकी सरकार बनेगी, या बहुत सी चीज़ों के लिए वो वोटिंग कराई जाती है। जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो चीज़ होगी। जैसे सरकार बननी है तो इलेक्शन में जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वही पार्टी जीतती है, वही रूल करती है। यानी कोई भी डिसीजन फाइनल वही होगा जिसको ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे। तो ब्लैक लोग तो ज़्यादा थे, और डेमोक्रेसी में तो यही होता है कि भाई जिसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा वो चीज़ होगी। तो चाह रहे थे कि इसमें कोई सिस्टम ना चेंज किया जाए कि जिस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट मिले वही चीज़ पास होनी चाहिए। असल में ब्लैक लोगों के माइंड में ये बात चल रही थी कि इससे क्या होगा, हम सारे अपने फैसले करवा सकेंगे डेमोक्रेसी के रास्ते से, क्योंकि कोई भी चीज़ हमको करवानी होगी तो हम उसके लिए वोटिंग करा देंगे, और चूंकि हम लोग ज़्यादा हैं तो इसलिए जो हम चाहेंगे वो होगा। ठीक है, तो ब्लैक लोग किस बात के लिए उनको चिंता थी कि भाई हमको ये भरोसा दिलाओ, अब ये कंफर्म होना चाहिए इस नई वाली डेमोक्रेसी के अंदर कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो मेजॉरिटी रूल का है उसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। और क्या चाह रहे थे? दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, यानी समाज में बहुत सारे उनको अधिकार चाहिए थे। जैसे वो कहीं पे भी जाके काम कर सके, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सके, कहीं भी जाके पढ़ सके, कोई बंटवारा ना हो कि भाई ये आपका स्कूल अलग है, आपका हॉस्पिटल अलग है। कहीं पर भी देश के किसी भी हॉस्पिटल में वो इलाज करा सकें। ठीक है, ये समाज में क्या होता है, आपके अधिकार है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हो। कोई आपके साथ ये भेदभाव नहीं कर सकता कि आप इस धर्म के हो या इस जाति के हो इसलिए यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, उसी तरह वो भी चाह रहे थे कि हम भी, हमारे जो समाज में है, हमको बहुत सारे अधिकार मिलने चाहिए और इकोनॉमिक राइट्स भी हमको मिलने चाहिए। यानी जहाँ पर भी हम जॉब करना चाहे कर सकें, जो भी बिजनेस करना चाहें, जहाँ पर भी मार्केट में हम काम करना चाहें, वो सारी चीज़ें हम कर सकें। जैसे भी हम पैसा कमाना चाहें वो हम कमा सकें। ठीक है, तो ये डिमांड किसी थी? ब्लैक लोगों की। अब वाइट लोग की क्या डिमांड थी? उनको इस बात की चिंता थी कि जो हमारे प्रिविलेजेस हैं उसकी रक्षा होनी चाहिए। देखो, वाइट लोग, जब अपार्थाइड वाला सिस्टम था, जब वाइट लोग रूल कर रहे थे, उस समय वाइट कम्युनिटी को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले थे। प्रिविलेज क्या होता है? एक तरह की स्पेशल फैसिलिटीज़ होती है जो किसी को मिलती है। ठीक है, तो उन लोगों को मिले थे। जैसे जितनी अच्छी अच्छी जो पोस्ट थी वो वाइट लोग के लिए प्रोटेक्टेड थी कि भाई ये जो पोस्ट है बड़ी बड़ी,
उसमें सिर्फ वाइट ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, या बहुत से अच्छे जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती थी, कॉलेजेस होते थे, वो उनके लिए होते थे। उनके लिए लैंड यानी ज़मीन खरीदना आसान होता था, इनको सैलरी ज़्यादा मिलती थी। ये सारी क्या थी, स्पेशल इनको प्रिविलेज मिले थे। तो वाइट जो माइनॉरिटी में थे, यानी इनकी पॉपुलेशन का कम थी वाइट वालों की, तो ये चाह रहे थे कि हमारा जो प्रिविलेजेस है, जो स्पेशल स्टेटस हमको मिला है, स्पेशल हमको जो दर्जा मिला है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो घर बार दुकान हमारी है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा ये चीज़ें छीन ली जाएं। लंबी बातचीत के बाद दोनों ही पार्टीज, ब्लैक और वाइट, वो एग्री हो गए समझौते के लिए। ठीक है भैया, हम समझौते के लिए तैयार हो गए। ठीक है, जो वाइट लोग थे वो इस बात के लिए तैयार हो गए, किसके, वही प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी वाला, कि ठीक है जिस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा वही डिसीजन फाइनल होना चाहिए। और इस बात के लिए तैयार हो गए कि एक आदमी का एक ही वोट होगा, ऐसा नहीं कि एक आदमी 10 वोट डाल दे। और वो यानी दोनों ब्लैक और वाइट इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि कुछ जो है बेसिक राइट, यानी बेसिक से जो अधिकार हैं गरीबों के लिए, वर्कर्स के लिए, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे अपने इंडिया के अंदर भी है लेबर्स लॉज वगैरह है, कि उस कानून के तहत ये चीज़ है कि आप कोई टाइम बाउंड कर दिया गया है कि कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी चाहे प्राइवेट ही हो, उसमें आप इससे इतने टाइम से ज़्यादा काम नहीं करा सके। अगर आप काम करा रहे हो तो उसका स्पेशल एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और सैलरी भी गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स हो गई है कि चाहे कोई प्राइवेट में ही आप काम करो, इससे कम आप सैलरी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये सारे ऐसे लॉज होते हैं जो वर्कर्स हो गए, गरीबों, इनकी मदद करते हैं। तो ऐसे वहाँ पर भी उन्होंने डिसाइड किया कि हम गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए कुछ राइट्स फिक्स कर देंगे ताकि उनके ऊपर जुल्म ना होने पाए। अब जो ब्लैक लोग थे वो भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि जो मेजॉरिटी रूल है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट का मतलब सारे फैसले मेजॉरिटी के बेसिस पे नहीं लिए जाएंगे। मान लो कोई ऐसी रूल क्या, यानी ऐसा कोई नियम कानून बनाना है जो डायरेक्टली वाइट लोगों को अफेक्ट करेगा, यानी उसके बनने या ना बनने से वाइट लोगों को फायदे या नुकसान होगा, तो उस केस में ऐसा नहीं कि वोटिंग हमने करा ली और ब्लैक लोग ही फैसला करेंगे क्योंकि ब्लैक लोग तो ज़्यादा हैं। तो उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाइट लोगों को दी जाएगी कि भैया आपसे जुड़ा हुआ कानून है, तो आप बताओ कि ये चीज़ कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक लोग इस बात के लिए तैयार हो गए कि मेजॉरिटी रूल हमारा एब्सोल्यूट नहीं होगा, कि सारे एक तरह से फैसले मेजॉरिटी के बेसिस पे होंगे। और ब्लैक लोग इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में क्या है, ब्लैक ही है, वो प्रॉपर्टीज़ नहीं लेंगे इन वाइट लोगों की। जो उनको चिंता थी कि प्रॉपर्टी हमारी ना ली जाए, तो कहेंगे प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं ली जाएगी। अब ये जो समझौता था ये आसान नहीं था। कहने को तो हो गया कि हाँ भैया हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये समझौता इतना आसान नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता था, ये जो समझौता है उसे लागू कैसे होगा। भाई बात तो हो गई कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन कब से होगा, कैसे होगा, ये चीज़ फाइनल स्टार्ट कैसे होगी, ये चीज़ अब बड़ा सवाल था। अब अगर दोनों लोग यानी ब्लैक और वाइट एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें कि भाई ठीक है जो आप कह रहे हो उस बात पे हमको भरोसा है, दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर लें, तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो भरोसा है, ये जो ट्रस्ट है, वो आगे चल के नहीं टूटेगा। भाई अभी तो वादा कर लिया कि हाँ ऐसा ऐसा हम करेंगे, लेकिन आगे चल के वादा से मुकर गए कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, तब क्या होगा। एक ही रास्ता था इस विश्वास को बनाने और मेंटेन रखने के लिए ऐसी सिचुएशन में जहां पर अभी ब्लैक और वाइट का इतना पंगा चल रहा था कि भाई क्या करो, राइट डाउन कर दो सम रूल ऑफ द गेम। ठीक है, यहाँ गेम को एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर आपको लेके चले गए यहाँ पर, कि जैसे गेम्स के अंदर रूल एंड रेगुलेशन होते हैं ना, वैसे यहाँ भी कहा जा रहा है कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन हम लिख देते हैं और हर कोई क्या होगा, उसको मानना उसके लिए ज़रूरी होगा। अब ये रूल किसके बारे में होगा, तो ये रूल ये बताएगा कि जो रूलर है वो कैसे चुना जाएगा भविष्य में, यानी सरकार कैसे बनेगी। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि हम लिखेंगे वो ये भी बताएंगे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी जो सरकार बनेगी, जो पार्टी जीत के सरकार बनाएगी, उसके पास क्या पावर होगी, यानी वो क्या कर सकेगी, और ये भी कि वो क्या नहीं कर सकती। ठीक है, दोनों चीज़, कि सरकार के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या चीज़ें वो कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, दोनों चीज़ लिखी जाएगी। और आखिरकार ये जो रूल्स होंगे ये डिसाइड करेंगे कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, क्या क्या उनके हक हैं वो मिलेंगे। जैसे हमारे देश के अंदर बहुत से अधिकार मिले हैं कि कोई भी बंदा हो वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन का है कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ तक कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट का भी रूल है कि अगर मान लो एक स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, मनरेगा जिसे कहते हैं, अगर आपके पास कोई काम नहीं है और आपको काम करना है तो आप एप्लीकेशन दोगे, अप्लाई करोगे कि मेरे पास काम नहीं है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपको कम से कम 1 साल के अंदर 100 दिन का काम दे। काम देगा मतलब उसका काम मिलेगा तो पैसा भी मिलेगा। और अगर काम नहीं है, गवर्नमेंट कहेगी भाई हमारे पास काम नहीं, आपसे क्या काम करवाएं, तो उसके बदले में आपको बिना काम के ही पैसा देना पड़ेगा।
तो ये सिस्टम बहुत से लोगों को पता नहीं होता। तो ये क्या है, इसी तरीके साउथ अफ्रीका के अंदर भी ये रूल लिखे गए कि एक आम नागरिक के पास क्या क्या अधिकार होंगे, क्या राइट्स होंगे। अब चलो रूल रेगुलेशन हम लिख दिए, लेकिन ये रूल तभी काम करेंगे जब जो विनर है वो आसानी से इन रूल को चेंज ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्रिकेट का ही ले लेते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। अब अगर ऐसा हो कि जो टॉस जीता है वो रूल एंड रेगुलेशन को चेंज कर सकता है, तब कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि टॉस जीतने वाली टीम ने कहा कि अब हम रूल में चेंज करते हैं, 50-50 ओवर का मैच है, तो 50 ओवर तो हम बैटिंग करेंगे, लेकिन दूसरी वाली टीम सिर्फ 10 ओवर उसको मिलेंगे, उसके पास सिर्फ 5 ही विकेट रहेगी, हमको 10 विकेट मिलेगी। इस तरह से कोई भी रूल चेंज कर सकता है। तो इस हिसाब से तो फिर दूसरी वाली टीम तो कैसे जीतेगी, नहीं जीत पाएगी। उसी तरीके से यहाँ भी कहा गया है कि रूल चलिए आपने बना दिया, लिख भी दिया, लेकिन अगर वो आसानी से जो विनर है, जिसकी सरकार बनी, उसने चेंज कर दिया, तो फिर क्या करोगे। तो साउथ अफ्रीका में यही चीज़ की गई। क्या चीज़ की गई कि जो रूल है ना वो आसानी से आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्या हुआ वहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल, यानी कुछ बेसिक से रूल बना दिए गए और कहा भैया देखो सब तैयार हो ना, कोई इसमें चेंज की ज़रूरत नहीं है, तो बस इसको फाइनल करते हैं, अब कोई चेंज नहीं कर सकता इसे। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल विल बी सुप्रीम, और कहा ये रूल सुप्रीम है, कि सबसे बड़ा क्या है, यही रूल है, इस रूल को कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जो भी हो, इन रूल को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सबसे बड़ा क्या है, ये रूल्स हैं, और कोई भी गवर्नमेंट इनको जो है इग्नोर नहीं कर सकती, नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि रूल है, अरे ठीक है लिखे रहने दो, ऐसा नहीं कर सकती। उस रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा। यही जो बेसिक से रूल्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान हिंदी में जिसे कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम इस बात को भी समझ लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, ठीक है। तो इससे पहले कि और आगे जो भी वीडियोस आएंगी वो सारी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट कहाँ से देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है और उसमें सर्च करना है CBSE वर्ड्स। फिर ऐसे ओपन हो जाएगा, चाहे लोगो पे या जो नाम लिखा है CBSE वर्ड्स वहाँ आपको क्लिक करना है। फिर अगर टॉप पे आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा होगा तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगी। नहीं तो अगर होम के बगल में आपको वॉच लिखा होगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, होम पे ही रहना है आपको। तो देखो यहाँ अपलोड्स आएगा, अपलोड्स के नीचे आपको सेक्शन वाइज यानी क्लास वाइज सेक्शंस बने हैं, CBSE क्लास 6, 8, इस तरह देख सकते हो। क्लास 9 लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेक्शन है, उसके नीचे सारी प्लेलिस्ट है। क्लास 9 सिविक्स हो गया, क्लास 9 ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यहाँ नीचे एरो दी होगी, इस पर क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी क्लास 9 की, ठीक है, हिस्ट्री और ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो कोई सा भी आपको ओपन करना है, जैसे सिविक्स को ओपन करना है तो बस इस पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। तो सारी वीडियोस आ गई, कोई सा भी ओपन करके आप क्लिक करके प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, और सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। जैसे वीडियो प्ले हो रही है ना, देखो राइट साइड नीचे कॉर्नर में यहाँ एक डाउन एरो बनी होगी, उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है, और यहाँ देख सकते हो फेसबुक टेलीग्राम का ये लिंक है। नीचे आप देख सकते हो क्लास 9 हिस्ट्री सिविक्स सब का लिंक है, ब्लू कलर से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।